डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मुगल काल में संगीत मुद्रा पढ़ रहे थे वाइन्स, और उसमें दिल्ली सल्तनत के आरंभिक शासकों में, यानी जिसमें इल्तुतमिश शामिल था, ये उसके पूर्व के गौरी और गजनवी शामिल थे, उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज के क्लास में इसका भाग 2 है, जिसमें हम लोग खिलजी से शुरू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे शेष तक समाप्त करेंगे। जहाँ तक खिलजी का इन मुद्राओं का प्रश्न है, तो जो इसका द्वितीय शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसने मुद्रा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए, और अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो मुद्रा के क्षेत्र में परिवर्तन किए, वो कुल 2 प्रकार का परिवर्तन था। पहला परिवर्तन तो ये था कि शासक बनते ही उसने मोहम्मद शाही नामक सिक्के का प्रचलन किया। सिक्का प्रचलित किया। दूसरा परिवर्तन ये किया कि दक्कन विजय के उपलक्ष्य में, जब दक्कन को उसने जीता, तो उपलक्ष्य में उसने सिक्कों पर एक उक्ति खुदवाई, जिसका नाम था सिकंदर अल-सानी। कमीनुल खिलाफत। ये सेंटेंस जो है वो उत्कीर्ण कराया। और दूसरी बात ये, तीसरी बात पर परिवर्तन ये कि दौलताबाद से सोने के सिक्के जारी किए। तो ये तो हुआ अलाउद्दीन के काल में। उसके बाद इसका जो पुत्र था मुबारक शाह खिलजी, इसके शासनकाल में अपने वंश का, जो खिलजी वंश था, सबसे सुंदर सिक्के जारी किए। दूसरी विशेषता इसके ये थी कि इसके सिक्के से, यानी मुबारक शाह खिलजी ने जो सिक्का जारी किया, वो इसके सिक्के से अहंकार झलकता है, घमंड। इसने एक मिश्र धातु का मतलब सोना और चांदी को मिला करके एक अलग प्रकार का सिक्का इसने जारी किया, और इसका वजन जो था 170 ग्राम का था। एक परिवर्तन था ये। और दूसरा कि ये जो मिश्र धातु का था, ये 56 जीतल के बराबर था। यानी 56 जीतल में आप इस मिश्र धातु को, एक मिश्र धातु ले सकते थे, और इसमें 72% चांदी था। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो मुद्राओं की स्थिति थी, उसको बताने से पहले ये बात अपने मस्तिष्क में रखिए
कि जो इल्तुतमिश ने प्रतिमान स्थापित किया था वही प्रतिमान चलता रहा। मुद्रा के क्षेत्र में इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए प्रतिमान से हटकर कुछ नहीं किया गया खिलजी काल में। तो फिर खिलजी काल की मुद्राएं हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, प्रश्न ये उठता है। तो पढ़ ये रहे हैं कि उसमें कुछ नई मुद्राएं जारी की गई और पूर्व के मुद्राओं में कुछ परिवर्तन किया गया। मुद्रा टंका और जीतल ही चलता रहा जो इल्तुतमिश ने जारी किया, और उसके जो मान थे वही मान चलते रहे। ये मान परिवर्तित कब होता है? शेरशाह के समय में। बाकी वही मुद्राएं प्रचलित रही। और मुद्रा प्रचलन के मामले में एक बात बताते चले आपको हम कि मुद्रा सिर्फ सरकार के द्वारा ही नहीं जारी किया जाता था, सुल्तान के द्वारा ही नहीं जारी किया जाता था, बल्कि व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे व्यक्ति, खासतौर से व्यापारी लोग मुद्रा बनाते थे। ऐसा संभव क्यों था और प्रचलित क्यों था? क्योंकि मुद्रा का वैल्यू जितना होता था वो उस मुद्रा ही में निहित होता था। क्योंकि धातु मुद्रा था, सोने का या चांदी का या तांबे का, तो सोने का जितना वैल्यू है, जितना मात्रा उसमें दिया गया है, तो उतना मात्रा का उसका वैल्यू उतना ही है। तो उसको गला करके आप उतना रुपया जो है वो या उतना वैल्यू का चीज ले सकते हैं। कागजी मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इसलिए आम लोग भी मुद्रा जारी करते थे, खासतौर से व्यापारिक संगठन। तो व्यापारिक संगठन के द्वारा जो मुद्रा जारी किया जाता था वो उसी प्रतिमान के आधार पर किया जाता था जो प्रतिमान सुल्तान ने तय किया। तो दिल्ली सल्तनत में जो इल्तुतमिश ने तय कर दिया था उसी पर मुद्राएं प्रचलित थी, और आगे आने वाले शासकों ने कुछ विशेषीकृत मुद्राएं जारी की, इसीलिए आगे आने वाला शासक भी अध्ययन का विषय बन गया। आप बात समझ रहे हैं? अगर इसको नहीं समझिएगा तो फिर आप ये समझ जाइएगा कि ये सब जो पढ़ रहे हैं हम, वो पूर्व वाली मुद्राएं खत्म हो गई, अब ये मुद्रा चल रहा है। नहीं, वो चलती रही। अब इसमें एक नवीनता शामिल किया गया, और नवीनता क्या वो सुन लीजिए कि अलाउद्दीन जब आया, खिलजी डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। खिलजी डायनेस्टी को पढ़ने के क्रम में आप जानते हैं कि ये 1990 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। इसमें शासक के रूप में सिर्फ एक काफी महत्वपूर्ण है, और वो है अलाउद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी था, उसका जो 6 वर्षीय शासनकाल था वो एक प्रकार से जो है वो बहुत प्रभावशाली नहीं था, बहुत कुछ नहीं कर पाया। ये सब पॉलिटिकली आप लोग पहले से अवगत है। तो अलाउद्दीन जब आया तो उसने जो परिवर्तन किए वो ये कि उसने मोहम्मद शाही नामक सिक्का चलाया, माने नया सिक्का चलाया, जो वही चलाया उसके बाद फिर नहीं चला, और उसके पूर्व के सिक्के चलते रहे। अब ये मोहम्मद शाही नामक जो सिक्का चलाया तो ये नए स्टैंडर्ड पर था। नया स्टैंडर्ड क्या था कि इसमें पूरा अरबी शब्द लिखे गए, उसके नाम भी अरबी में लिखे गए, खलीफा का नाम लिखा गया। तो ये सब चीजें एक परिवर्तन के साथ हुआ, लेकिन पूर्व के भी सिक्के चलते रहे। और दूसरी बात ये कि दक्कन विजय जब इसने किया तो इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। यानी एक सिकंदर वो था जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था, और उस समय के जो ज्ञात विश्व थे उसके अनुरूप, ये उसके इतिहासकारों के अनुरूप सब पर सिकंदर का कब्जा हो गया। तो इसीलिए विश्व विजेता वो कहलाता था। तो अलाउद्दीन भी विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन अलाउल मुल्क के कहने पर उसने अपनी योजना त्याग दी, और अलाउल मुल्क के कहने पर उसने दक्कन विजय किया। तो दक्कन विजय करते ही उसने ये महसूस कर लिया कि हमने विश्व जीत लिया। इस कारण से उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, द्वितीय सिकंदर। सानी का मतलब के तरह। बात समझ में आई? तो अब उसको उस उपाधि को जिस शब्द में वो लिखवाता है सिक्कों पर, वो उसी के काल में ये लिखे गए। फिर बाद के काल में ये उपाधियां सिक्कों पर नहीं लिखी गई। तो उसके काल में जो लिखा गया वो है सिकंदर अल सानी, यानी द्वितीय सिकंदर, या इस दौर का सिकंदर, और कमीनुल खिलाफत, और खिलाफत का दावेदार। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। कमीनुल खिलाफत का अर्थ हुआ कि इसने स्वयं को
खलीफा घोषित किया। जबकि पहले क्या था कि खलीफा के अधीन शासन किया जा रहा था। इसमें क्या था, बगदाद के खलीफा को के प्रभुत्व को माना, इसने बगदाद के खलीफा के प्रभुत्व को नहीं माना। ये डिफरेंस है। बल्कि इस सिक्के से ये पता चलता है कि उसने खुद को खलीफा घोषित। तीसरी बात यह कि दौलताबाद की विजय जो थी उसकी काफी महत्वपूर्ण थी। दक्कन विजय मलिक काफूर के द्वारा उसने करवाया था। तो दक्कन की राजधानी उसने दौलताबाद को बनाई। दौलताबाद कौन? रामचंद्र देव देवगिरी का जो यह शासक था उसका हेडक्वार्टर था। और जिस समय रामचंद्र देव जो देवगिरी का शासक था वो जब शासन करता था तो इसका नाम दौलताबाद नहीं था बल्कि देवगिरी था। तो देवगिरी का नाम परिवर्तित करके जीतने के बाद इसने दौलताबाद रखा। और इस खुशी में और उसी को फिर पूरे दक्कन का यानी मदुरा तक जो जीता था, चारों रियासतों को इसने, मदुरा के पांड तक, और उसके बाद तेलंगाना के होयसल पर और काकतीय पर, ये 4 रियासतें थी। तो चारों का हेडक्वार्टर उसने बनाया था किसको? देवगिरी को, यानी दौलताबाद। और फिर बाद में तुगलकों ने दौलताबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने मिला लिया, या सॉरी इसी का बेटा मुबारक खिलजी ने दौलताबाद को मिला लिया दिल्ली सल्तनत में। तो एक तरह से ये दक्कन का हेडक्वार्टर के रूप में हमेशा इस्तेमाल होता रहा। तो इसकी खुशी में उसने सोने के सिक्के जारी किए जो दक्कन के ही दौलताबाद के टकसाल से जारी होता था। और किसी टकसाल से वो जारी नहीं होता था। उस पर दौलताबाद टकसाल का नामकरण यानी नाम लिखा रहता था। तो ये 3 परिवर्तन जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। क्लियर? पहले वाला अपने दिमाग में बैठाए रखिए। अब जो चल रहा है उसमें सिर्फ जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको अलग अलग बाइफरकेट कीजिए। अब आया मुबारक शाह खिलजी, तो इसका पुत्र था। बिना इसके व्यक्तित्व को जाने हुए सिक्के की बात को नहीं जान पाइएगा। तो व्यक्तित्व इसका क्या था? तो विलासी प्रवृत्ति का था। इसने खुद को पैगंबर घोषित कर दिया था। पूरे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में एकमात्र एक था कि इतना हिम्मत किया कि खुद को पैगंबर घोषित कर दिया कि हम ही इस्लाम धर्म के सर्वे सर्वा है। यही नहीं, पतित इतना था कि दरबार में नंगा घुमा करता था, औरतों का भेष पहनता था, साड़ी पहन करके सिंदूर ला के घूमता था। तो इसकी एक अलग स्थिति थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि इसने विजय भी किया, देवगिरी को जीत के दिल्ली सल्तनत में यही शामिल कर लिया। इसलिए आप ये कहें कि शासक के रूप में इसके पास योग्यता नहीं थी तो ये भी गलत होगा। तो इन सभी चीजों का प्रभाव जो है उसके सिक्का पर होता है कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के काल में तो नहीं, लेकिन खिलजी काल का सबसे सुंदर सिक्का जो बनाया वो इसी ने बनाया। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में सुंदर सिक्का अगर किसी ने बनाया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी अपने दिमाग को संतुलित करके ये दोनों चीजों को अलग अलग कर लीजिए। अगर खिलजी वंश में सबसे सुंदर सिक्का जारी करने वाला कौन था? मुबारक शाह। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में सुंदर सिक्का जारी करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ते पढ़ते क्रम में अगर इस तरह का अलगाव नहीं पैदा किया गया विभिन्न वाक्यों के बीच में, या जहां पर द्वंद्व है उस द्वंद्व को स्पष्ट करके नहीं चला गया, तो फिर यही गलती कहा जाता है एक अध्ययन भूल किसको आप कह सकते हैं कि अध्ययन के समय में हमने भूल कर दी कि इसको बाइफरकेट नहीं किया, और उसके वजह से इस संबंध में जब प्रश्न आया तो हम उसको उत्तर नहीं दे पाए। क्लियर? तो अब देखिए कि इसके बारे में इतना करने के बाद पहली बात की सबसे सुंदर सिक्के बनाए। तो सुंदर कैसे? स्नो पाउडर लगा दिया, उस पे लिपस्टिक लगा दिया, लाल पीला कर दिया। सिक्के के सुंदर का अर्थ क्या हुआ? ये भी अपने आप में एक प्रश्न। नहीं सर, सिक्के की सुंदरता का अर्थ यह है कि सिक्के पे लिखा जाता था, शासक का नाम लिखा जाता था, खलीफा का नाम लिखा जाता था। तो पहले जो लिखा गया वो लिखने का जो राइटिंग था वो बहुत भद्दा था। इसके शासन काल में अच्छे ढंग से लिखा गया, बॉर्डर बनाए गए सिक्कों के बीच में। ये सिक्के की सुंदरता है। नहीं समझे बात? ये डिजाइन अगर आपको देखना है तो अभी बहुत सारे लोगों के पास
यहाँ भी गया में अगर आप चाहते हैं देखने के लिए, तो जो म्यूजियम है आपको संग्रहालय, तो उसमें सिक्का का कुछ कलेक्शंस है, समझ गए। तो उसमें आहत सिक्के का भी कलेक्शन, पंचमार्क। फिर दिल्ली सल्तनत के काल के भी कुछ सिक्के हैं। तो आप पंचमार्क से और दिल्ली सल्तनत के सिक्कों से तुलना कीजिए, तो आप देखिए कि पंचमार्क वाला भद्दे रख रहे, तो उतना छोड़ दीजिए, मत जाइए। जो नया वाला एनसीईआरटी का बुक आया है उसमें भी सिक्के का है। तो जो आहत सिक्के हैं उसमें बैल का निशान, तो बैल ऐसा है कि आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन बाद में मुगल काल के सिक्के दिए हुए हैं, तो उसमें सब चित्र जो है या बादशाह का नाम तक आप पढ़ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अक्षर साफ साफ लिखा हुआ है। तो सिक्के की सुंदरता का मतलब यही है कि डिजाइनिंग की गई, अक्षर साफ साफ लिखा है। तो ये सुंदर से दूसरा, इसके सिक्के से अहंकार झलकता है। सिक्के से अहंकार का मतलब क्या? कुत्ता की तरह सिक्का भूखता है क्या? क्या सिक्का क्या अहंकारी हो सकता है? वो तो निर्जीव है। वेरी गुड, इंटेलिजेंट। उस पर जो लिखा हुआ उस लिखावट से अहंकारी लगता है। तो लिखा क्या? बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की उस सिक्के पे कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही ने दुनिया बनाया। तो अगर आप ऐसा बात बोलते हैं तो ये अहंकारी बात कही जाएगी। आपने वही बात सिक्के पे लिखवा दिया कि हमने दुनिया बनाई, तो ये अहंकारी बात हो गई। तो उसके सिक्के पर खुद को खलीफा लिखवाया गया। तो इस्लाम नियम के अनुसार खिलाफत खत्म हो चुकी है, अब कोई खलीफा नहीं आएगा। तो इसके बावजूद भी कोई अगर लिखवाता है सिक्के पर अपने आप को कि हम दौरे वक्त के खलीफा है, इसका मतलब उसका ये लिखाना अहंकार है। बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए, सिक्का में उसने एक परिवर्तन किया कि मिश्र धातु के सिक्के जारी किए। मिश्र धातु में कौन? इसमें सोना चांदी मिला रहता था। वो सब सिक्के टंका जितल चल रहा है अभिषेक भाई, टंका जितल चल रहा है। इसका मुबारक खिलजी का एक विशेषता ये कि उसने सोने चांदी का एक मिश्र धातु का सिक्का जारी किया जिसका वेट 170 ग्राम था। और इसका वैल्यू क्या था कि ये 50 के बराबर, 56 जीतल के बराबर है। 56 जीतल जैसे अभी क्या है कि आपको 100 रुपया का वैल्यू, तो क्या है कि 100 रुपया एक नोट है, तो आप उसको लेना है तो आप कैसे लेते हैं कि 100 सिक्का देते हैं 1-1 रुपया का। आपको 2000 का नोट लेना है तो आप क्या करते हैं कि 500 का या तो 4 देते हैं या फिर 100 का जो है 20 देते हैं। 2000 वाला का 100 का 10 दीजिएगा, 200 कम हो रहा है सर। हाँ 200 का 10 दीजिएगा। तो ये है, तो उसी ढंग से है कि अगर इसका उससे वैल्यू तय होता है। तो उसी तरीके से है कि कागज पे तो पूरा नहीं उतरता है जो बात हम कह रहे हैं, तो एक तुलना के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन धातु में उतरता था। क्योंकि ये जो धातु है माने जीतल वाला, ये तांबे का है। अब देखिए कि ये मिश्र धातु में 72% चांदी था। अगर इसमें सोना 50 और चांदी 50 रहता तब ये 56 जीतल में नहीं मिलता, तब 70-80 जीतल में मिलता। इसका मतलब क्या है कि इस मिश्र धातु का वैल्यू बढ़ गया। अगर यहीं पर 90% चांदी होता तो और कम जीतल में मिलता, 40 जीतल में मिल जाता। तो इसलिए ये तुलना किया गया है कि उसका वैल्यू क्या था, तो 56 जीतल के बराबर था जो खिलजी मुबारक शाह खिलजी ने जारी। तो इतनी सारी बातें आपको खिलजी कालीन मुद्रा में पढ़ना है। अगर अच्छे अध्येता है जो बार बार हम बोलते हैं इस चीज को, तो क्या करेगा, तो वो जितना मुद्रा पढ़ रहा है उसको 15 मिनट में 10 मिनट में कोशिश है कि रफ करने लिख के देखते हैं, कुछ नई चीज डाले इसमें। कहाँ पर मिलेगा सर और किसी बुक में? उसको थोड़ा पढ़ के कुछ नया। आप जो बोलते हैं आप मतलब नोट्स ठीक नहीं है, नोट्स सब ठीक रहता है, आदमी ठीक नहीं है। हम मेरा जो पढ़ाने का आपको आपका माने आधार है वो ये है कि हम बेसिक जानकारी आपको देते चले। तो हमने जो नोट्स तैयार किया, प्रिपरेशन किया है, वो इस उद्देश्य से किया है कि बेसिक जानकारी आपके पास रहे।
जब बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तो फिर अपने तरह से नई बात कैसे शामिल कीजिएगा। और दूसरी बात यह है, एक बात बताते चले आपको, कि अब कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री तो अतीत का अध्ययन ही है, तो आप ये मान के चलिए कि अतीत के अध्ययन में वर्तमान को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो जो घटना घट गई है हम उसी को पढ़ेंगे सिर्फ, ये आपका सोच ही गलत है। इतिहास वास्तव में क्या है कि अतीत की वर्तमान व्याख्या है। कोई भी इतिहासकार जिस समय घटना घटी है उस समय नहीं रहता था, उसको उस समय के कोई अवशेष मिल गए, उस समय की कोई जानकारी मिल गई, तो उस समय के अवशेषों की व्याख्या, उस समय की जानकारी की व्याख्या वो उस समय जाके थोड़ी कर रहा है, ये संभव थोड़ी है। वो वर्तमान समय में उसकी व्याख्या कर रहा है। तो वर्तमान समय में जब व्याख्या कर रहा है तो वर्तमान की बातें उसमें मिल जाती है, ना चाहते हुए हूबहू वैसा नहीं आ पाता है। तो इसलिए ये कि इतिहास का अर्थ सिर्फ प्राचीन काल का, अतीत का व्याख्या है, आपका ये भ्रम दूर होना चाहिए। और अब के कंटेक्स्ट में ये हो गया है कि इतिहास का हम सदुपयोग वर्तमान समय में कितना कर सकते हैं। कि क्या इतिहास निर्जीव है? तो अब एक नया कंसेप्ट आया कि नहीं, इतिहास जीवंत है, अभी भी जिंदा है इतिहास। तो इतिहास के जीवंता का क्या अर्थ है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इतिहास का जीवंता का अर्थ यह है कि जो घटनाएं अतीत में घटी है वो घटनाएं हमें वर्तमान में कितना प्रभावित कर रही है, उससे वर्तमान में हम कितना सुधार कर सकते हैं। तो सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन राइज होगा साहब, वो इससे होगा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब तक आपका आधार मजबूत नहीं होगा तब तक आप परिवर्तित किए गए प्रश्नों को कैसे आप आंसर दे पाएंगे। हम इस थीम से लेके चल रहे हैं। अब आप इसी चीज को 10 बुक निकाल करके आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है, लेकिन उसमें होगा क्या कि आपका समय बर्बाद होगा। तो एक निर्धारित समय में हम पूरा कर लें सिलेबस, उसके लिए आपके लिए मटेरियल्स तैयार किया गया है। और अगर आप इतने ही काबिल हैं, इतने ही समझदार हैं, या जो लोग बाहर हैं वो ऐसा बोलते हैं, तो उनको सबसे पहले हट कर करके अपने द्वारा सिविल सर्विस क्रैक करके दिखा लेना चाहिए, तब वो बोलने के अधिकारी हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ऐसे बोलने वाले सभी लोग अपने जीवन में असफल हैं, कोई सफल नहीं। और सफल हुआ कौन कि हूबहू हमारी बातों को जो माना और उसका अनुसरण किया, उसको कोई बहुत निर्धारित समय में सफल हो गया। और अभी तक भटकती आत्मा कौन बना हुआ है? तो जो अपने नए नए चीजों को, यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख देख करके नया नया चीज पालता रहता है, चंद किताबों को पढ़ करके अपने आप को मार्टिन लूथर किंग समझ जाता है कि हम भी जो है 95 थीसिस लिख देंगे तो क्रांति हो जाएगी और पोप खत्म हो जाएगा। तो पोप को अगर खत्म करना है तो फिर मार्टिन लूथर बनो। तो मार्टिन लूथर बहुत दिन तक भूखा रहा था, फुटपाथ पर सोया था, तो सब करके दिखाइए तो आप भी बनिएगा। चलिए कॉमन टॉपिक्स, इसलिए जो जिस ढंग से पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए, अब ऐसे पढ़िए। अब उसके बाद तुगलककालीन सिक्कों पर आते हैं। तुगलककालीन सिक्के, तो देखिए साहब, इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये तुगलक वंश का ही नहीं, वंश का ही नहीं अपितु संपूर्ण दिल्ली सल्तनत
इसे सिक्का राजकुमार कहा जाता है। और इसके द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए। उसमें बिंदुवार आप अपने इसमें बैठाइए, कौन कौन सा। सबसे पहला कि अधिक मात्रा में सिक्का चलाया गया। सिक्का चला। दूसरा, सोने के अधिक सिक्के चले। और तीसरा, कि सोने का दीनार $2001 ग्रेन का। और इस समय डंका जो था वो 175 ग्रेन से घट करके 144 ग्रेन का हो गया। उसने चांदी का अदली नामक सिक्का जारी किया। उसके बाद उसने प्रतीक मुद्रा चलाया, और ये प्रतीक मुद्रा तांबे का, और ये 170 ग्रेन का था, सॉरी 140 ग्रेन का। इसके अलावा उसने 56 ग्रेन का मिश्रित देलीवाल सिक्का चला। और इसने सिक्कों पर अल मुस्तफी और अल हकीम, अल मुस्तफी और अल हकीम का नाम उत्कीर्ण करवाया। दूसरा तुगलक कालीन जो शासक है वो फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का जहां तक संबंध है, तो इसने चांदी की कमी के कारण $144 ग्रेन का ही सिक्का चलाया। और आगे ये है कि आगे के काल में बहलोली सिक्के चले। तो इतनी बातें इसमें आपको याद रखनी है तुगलक काल में। जहां तक तुगलक काल का प्रश्न है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि तुगलक काल ने 1320 से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन किया, और इसमें दो शासक काफी महत्वपूर्ण हैं।
एक मोहम्मद बिन तुगलक और एक फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपने असफल योजनाओं के लिए जाना जाता है इतिहास में, और फिरोज शाह तुगलक अपने कल्याणकारी योजनाओं के लिए या एक धर्मांध शासक के रूप में भी उसका चित्रण किया जाता है। बाकी बहुत सारे शासक हुए, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए सिक्का के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत कोई काम नहीं किया। तो सिक्का के क्षेत्र में तुगलक काल में जिन शासकों ने काम किया वो दो थे, एक मोहम्मद बिन तुगलक और एक फिरोज शाह। ठीक है ना? ऐसा नहीं समझने से क्या होगा, भारी भरकम लगेगा टॉपिक, तो पहले ही हम स्पष्ट कर लें कि हमें क्या पढ़ना है तो हमें आसानी होगी। तो एक आधार इल्तुतमिश में तैयार हो गया था। एक शुरुआत गजनवी और गोरी के समय सिक्कों के बारे में हम लोग कर चुके थे। तो अगर ऐसा मान करके धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़े तो एक बड़ा खंड बहुत आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से सोचिएगा ना तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखिए कि उतने सारे शासकों में सिर्फ दो शासकों पर आपको ध्यान देना है। एक किस पर? तो मोहम्मद बिन तुगलक पर। ठीक है। और दूसरा किस पर ध्यान देना है? तो फिरोज शाह तुगलक पर। बस अब देखिए इसमें अधिकांश बातें जो आपको पढ़नी है वो किसकी पढ़नी? मोहम्मद तुगलक। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक सिर्फ ना दिल्ली, सिर्फ अपने वंश में मतलब कि एक महान था सिक्का के क्षेत्र में, बल्कि सिक्का के क्षेत्र में जो उसने काम किए वो संपूर्ण दिल्ली वंश में उसे महान बना देता है। इसी कारण से उसको सिक्कों का राजकुमार कहते हैं। अब सिक्कों का राजकुमार क्यों कहते हैं? कि अभी अभी हमने कहा था कि मुबारक खिलजी ने बड़े सुंदर सिक्के बनाए, उससे भी सुंदर सिक्के जो बनाए मोहम्मद तुगलक ने। यानी सबसे ज्यादा सिक्कों में सुलेखन कैलीग्राफी किसी में थी तो मोहम्मद बिन तुगलक। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोने और चांदी के सिक्के में ही कैलीग्राफी नहीं, बल्कि इसके शासन काल में चमड़े के भी सिक्के चले। तो ये पूछा जाता है कि चमड़े का सिक्के चलाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और वो सिक्के जो वर्तमान समय में मिलते हैं तो चमड़े में भी आपको लिखावट अभी तक दिखाई पड़ेगा। तो आज के वैज्ञानिक युग में एक से एक टेक्नोलॉजी है जो चमड़े पर या इस चीज पर, इस तरह की चीजों पर चीजें थम्पिंग की जा सकती है, उकेरा जा सकता है और चिरस्थायी हो सकता है। लेकिन उस समय अपने आप में एक अद्भुतता थी। तो वो चमड़े का सिक्का क्या वैल्यूएबल नहीं था? कैसे था? चमड़ा का क्या मूल्य? तांबे से भी गया गुजरा, सोना चांदी तो छोड़ दी। चमड़े, जस्ट ए मिनट मुन्ना भाई, चमड़े का इतना गोल सिक्का हम बना दें, प्रतीक सिक्का ना हो, धातु सिक्का के रूप में आप, तो कोई लेगा उसको? जबकि सबसे, हाँ भाई, तो इस पीरियड में कागज का पूरा कहाँ चल रहा है? ये भी टोकन नहीं होगा। नहीं, कम मूल्यवान वस्तु के लिए होगा ये तो अभी भी अवेलेबल है सिक्का ये। चमड़े का। हाँ, और चमड़े का सिक्का सोने के सिक्के के रूप में चलता है। हाँ वही तो जानते हैं कैसे? कैसे? उसके बीच में सोने का कील लगा रहता है। माने जितना ग्रेन का आप बोल रहे हैं तो उतना ग्रेन का बीच में छेद करके जो है वो चौड़ाई में पिंच करके वो सोना रहता है और लिखावट चमड़े पर रहती है। तो ये हुआ चमड़े का सिक्का। तो उसमें भी अच्छी कैलीग्राफी उसमें दिखाया, सजावट दिखाई। तो इस वजह से जो है वो सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। अब बात समझ में आई? अब देखिए कौन कौन सी चीजें हुई। तो अधिक मात्रा में सिक्का जारी किया गया सभी तरह का। तो अधिक मात्रा में जो सिक्का जारी किया गया इसका क्या अर्थ है? मोहम्मद बिन तुगलक पर लोग आरोप लगाते हैं कि एक अभागा शासक था, तुगलक क्या बोलते हैं, पागल था, रक्त पिपासु था। अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग उस पर उपमाएं जड़ी। इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से यदि इसको आप उठाए कि अधिक मात्रा में सिक्का चला तो
सिक्का अधिक मात्रा में तभी चलता है जब अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी तो फिर सिक्का क्यों चलेगा? सिक्का माध्यम बनता है वस्तु के खरीद। अगर ज्यादा सिक्का पाया जा रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि खरीद बिक्री ज्यादा हो रही है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। यही नहीं साहब, सोने के सर्वाधिक सिक्के अगर किसी काल में जारी किए गए तो मोहन तुगलक का काल। अब सोने का सिक्का जारी किया गया तो इसके दो बातें थी। एक कि दक्कन को जीतने के बाद उसको कोलार के खान से सोना मिला, तो दक्कन के अभियान को पूरी तरीके से हम गलत बोल दे कि वो असफल रहा तो कहाँ सफल? सोने का उसको खान मिला तो सोने के सिक्के उसने बहुत चलाए, और जब चलाए तो सोने के सिक्के बाजार में चला तो सोने का सिक्का भी अधिक चला। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके काल में मौजूद, क्योंकि सोने के सिक्के का अधिकांश प्रयोग किस व्यापार में हो? बड़े बड़े व्यापार में। छोटे व्यापार में तो चांदी से काम चल जाते थे, और आम जनता जो अपनी आवश्यकता की वस्तु लेती थी वो टंका जीतल से लेती थी। आप बात समझ रहे हैं? तीनों प्रकार के सिक्कों का प्रचलन अलग अलग क्षेत्रों में था। आम साधारण जनता जो सिक्का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि उसको 1 किलो 2 किलो पाव भर सामान लेना था, तो वो जीतल में ही मिल जाया करता था। व्यापारी जो खुदरा व्यापारी थे वो टंका में लिया करते थे। और अगर दिनार का ज्यादा प्रचलन है, इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादा हो रहा है। सोने के सिक्के लोग इस्तेमाल कर रहे थे, बड़े बड़े व्यापार। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के हर काल में सोने के सिक्के जारी किए गए, सिर्फ तुगलक के काल में नहीं। लेकिन तुगलक काल की विशेषता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, और ये दिनार कहे जाते थे, और इसका वेट 201 ग्रेन था, माने चांदी से भी ज्यादा। उसके बाद टंका का जो है वो 175 के जगह पर 144 ग्रेन हो गया। इसके पीछे क्या कि इस काल में चांदी की कमी हो गई, और कोई कारण नहीं। और ये कमी वैश्विक थी, ये था सिर्फ भारत में हो गया ऐसा बात नहीं। और ये कमी इतनी हो गई कि बाद में चल करके मोहम्मद बिन तुगलक को प्रतीक मुद्रा इसी कारण जारी करना पड़ा। प्रतीक मुद्रा का अर्थ क्या हुआ कि वो रहा टंका ही, लेकिन उसमें चांदी के जगह पर तांबा इस्तेमाल किया गया। अब देखिए कि इस तरह के मुद्रा सिर्फ भारत में नहीं, चीन में और इराक में दोनों जगह जारी किए गए, और दोनों जगह सफल रहे, लेकिन भारत में असफल रहे। तो क्यों रहे? क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने घरों को टकसाल में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मुद्रा की विश्वसनीयता जो है समाप्त हो गई। तो अलाउद्दीन मोहम्मद तुगलक इससे विचलित नहीं हुआ, अर्थव्यवस्था को डगमगाने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास था चांदी। तो क्या किया कि उसने फौरन प्रतीक मुद्रा को 34-35 में हटा लिया, और उसकी जगह पर सब कुछ चांदी के सिक्के कसौटी पर कस करके। और उसके बाद अदली नामक एक नया सिक्का उसने जारी किया, जो उसी के समय में था। और चांदी का। उसके बाद मिश्रित सिक्का जारी किया, जो देहलीवाल कहलाता था, 56 ग्रेन का होता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके काल में जब विद्रोह होने लगे तो घबरा गया, खास तौर से दक्कनी विद्रोह। तो मुसलमानों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए इसने खलीफा को खोजवाया, तो खलीफा मिला नहीं। अरे कोई नाम है जिसको 2 नाम मिले, अल मुस्तफी अल हकीम, उसका सिक्के पर नाम खुदवा दिया। वास्तविकता यह थी कि दोनों बहुत पहले मर चुके थे, लेकिन सिर्फ खलीफा के प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए कि उसके प्रभाव से विद्रोह नहीं हो, उसने इस तरह का अपने सिक्के पे खलीफा का नाम खुदवाया। हालांकि शासन के आरंभिक काल में वो खिलाफत को नहीं मानता था, वो स्वयं को संप्रभु कहता था। लेकिन जब उसके शासन डगमगाने लगे तो उसने क्या किया कि खलीफा के नाम को खुदवाया, और सिक्के पे 2 खलीफाओं का नाम, एक अल हकीम और दूसरा अल मुस्तफी। जहां तक फिरोज शाह तुगलक का संबंध है, तो चांदी की कमी इसके पीरियड में भी रही, तो 175 ग्रेन के जगह पर इसने भी 144 ग्रेन का टंका चलाया। और उसके बाद यही सिक्का शेर शाह सूरी तक चलता रहा। सैयद वंश में, लोधी वंश में
कोई परिवर्तन नहीं हुआ सिवा एक के बहलोल लोदी ने अपने शासनकाल में बहलोली सिक्के जलाए, और ये बहलोली सिक्के स्थानीय नीचे वाले स्तर पर चलते थे, बाकी सभी स्तर पे वही टंका, जीतल या दिनार का जो है प्रचलन था। तो पूरा 1451 से लेकर करके आप 1540 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में यही सिक्का चलता है। इसमें आमूल चूल परिवर्तन कब होता है? तो शेरशाह के साथ। और वो एक ऐसा परिवर्तन था कि जो परिवर्तन आज तक है किस रूप में? तो रुपया के रूप में। जो टंका और जीतल का जो कस्टम था वो शेरशाह ने खत्म कर दिया, उसके जगह पर क्या चलाया? रुपया। कैसे? वो देखो। शेरशाह कालीन देखिए साहब, शेरशाहकालीन सिक्के में जो है निम्न परिवर्तन किए गए। और वो सबसे पहला परिवर्तन क्या था कि टंका जो है शुद्ध रूप में रुपया के नाम से चलाया गया, ठीक है। और उसके बाद शुद्ध तांबे के जो सिक्के थे वो दाम के रूप में चलाया गया। माने अब जीतल बंद हो गया, क्या? दाम। उसी से दमड़ी तमड़ी ये सब बना, एकन्नी दुवन्नी आगे चल करके। बात समझ में आ गई? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई दाम। यानी इसमें ये जो टंका था ये 180 ग्रेन का हो गया, और ये 320 के जगह पर 330 ग्रेन का हो गया, ठीक है। और कुल 23 टकसाले जो है इसमें, तो इतने डेटा पर हम शेरशाहकालीन जो है वो चीजों को पढ़ाने जा रहे हैं आपको। बहुत कम लिखा है लेकिन इसमें आपको समझना ज्यादा है। मुद्रा वास्तव में होता क्या है? तो मुद्रा भी किसी भी शासन के सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। शासन अगर सुदृढ़ हो, मजबूत हो, तो उस काल की मुद्राएं काफी मजबूत होती हैं, उसका वैल्यू होता है, और वो मुद्राएं जो है वो बाजार में ज्यादा प्रचलित होती हैं। अगर मुद्राओं का प्रचलन नहीं हो, मिलावट हो, तो माना जाता है कि शासन मजबूत नहीं है, शक्तिशाली। शेरशाह ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया, साम्राज्यवाद किया। सबसे बड़ा कीर्तिमान भूराजस्व के क्षेत्र में, ऐसा जो पूरी तरीके से व्यवहारिक था, झगड़ों को मिटाने वाला था, शासक और कृषक दोनों के लिए हितकारी था, भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाला था। ऐसा भूराजस्व जिससे किसानों की आय बढ़ी, साथ साथ सरकार की भी आय बढ़ी। तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लोक कल्याण के लिए उसने बहुत सारे अद्भुत काम किए। स्थापत्य के क्षेत्र में एक नयापन दिखाया उसने। तो 5 वर्षों के अल्प शासन काल में उसने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित कर दिए। मुद्रा के क्षेत्र में भी शायद कुछ इसी तरह से उसने कीर्तिमान स्थापित किया, और ये कीर्तिमान ऐसा था जो आज तक हमें प्रभावित करता है। मुद्रा में जानते हैं सबसे बड़ा परिवर्तन जो इसने ये किया कि मुद्रा के मूल्य को हमेशा के लिए स्थायी कर दिया। हमेशा के लिए कैसे अस्थायी कर दिया? कि उसने जो टंका नामक मुद्रा चांदी का चल रहा था, तो उसके नामकरण में परिवर्तन किया कि उसको रुपया कहा।
भाई नामकरण में परिवर्तन करने से मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप ताजमहल पत्थर पर लिखिए, सोने के पत्थर पर लिख दीजिए, स्याही से लिखिए या सोने के कलम से लिखिए, ताजमहल ताजमहल रहेगा। उसकी अवस्थिति में थोड़ी कोई परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सोने के कलम से आप ताजमहल लिखते हैं तो ताजमहल वहां सुनहरा हो जाता है, या पत्थर पर आप काला पत्थर पर लिखते हैं तो ताजमहल काला हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता है। तो नाम से क्या होता है? तो नाम के पीछे एक राज था कि टंका के जगह पर हम रुपया जो कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि जो चांदी था, तो चांदी की जो शुद्धता थी, उस शुद्धता को ही उसने परिवर्तित कर दिया। जैसे अभी आप सोना बोलते हैं तो सोना शुद्ध कितना, तो 24 कैरेट का होता है तो उसको शुद्ध माना जाता है, यह आप बोलते हैं। लेकिन कहीं भी जेवर वगैरह या कुछ भी बनता है तो क्या आपके उसमें 24 कैरेट का सोना रहता है? 22 कैरेट 20 कैरेट। तो 24 कैरेट का सोना रहेगा तो वो पहन ही नहीं पाइएगा, लूज है ना, लूज पुंज हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसलिए मजबूरी है। उसी ढंग से हर धातु में कहा जाता है कि शुद्ध है, लेकिन वास्तव में वो शुद्ध रहता नहीं है, उसमें कुछ अशुद्धि रहती है। शेरशाह ने यह किया कि वो सारी अशुद्धियों को समाप्त कर दिया, और जो 175 ग्रेन था उसको 180 ग्रेन किया। तो 180 ग्रेन वास्तव में नहीं हुआ, वो रहा उतना ही, लेकिन जो अशुद्धता को जो उसने खत्म कर दिया चांदी का, उसके कारण से ये 180 ग्रेन का हो गया। ये इतिहासकार आलोचना करते हैं इसे। अब इसका फर्क क्या पड़ा साहब कि और जगह भी चांदी का सिक्का प्रचलित हो रहा था और लोग भी चांदी का सिक्का प्रचलित कर रहे थे। जगह मने विदेश, लोग मने भारत के अंदर। बात समझ में आ रही है? और वो टंका के नाम से प्रचलित हो रहा है। श्रेष्ठता में शेरशाह के द्वारा जारी किया गया सिक्का ज्यादा वैल्यूएबल था, मतलब शुद्धता के हिसाब से। तो अगर टंका ही रहता नाम उसका, तो फिर इसकी शुद्धता का निर्धारण कैसे होता कि व्यापारी वाला सिक्का है या फिर शेरशाह वाला सिक्का है? नाम चेंज। तो नाम चेंज किया उसने इस वजह से कि टंका नहीं, मेरा टंका रुपया का है। तो रुपया शुद्धता का प्रतीक बन गया, रुपया वैल्यू का प्रतीक बन गया। और यही वजह था साहब कि ये जो बोलते हैं कि अभी तक कैसे वो समझा रहे हैं आपको कि शेरशाह ने जो प्रतिमान स्थापित किया, उस प्रतिमान को अंग्रेज भी नहीं तोड़ पाया। वो इतना व्यवहारिक और वैज्ञानिक था। और जिस समय देश आजाद हो रहा था, ये कोई नहीं बताता है, उस समय $1 जो था 1 रुपये के बराबर था। हमने उस व्यवस्था में परिवर्तन किया जिसकी वजह से रुपया आज 80 रुपया $1 के बराबर। उस परिशुद्धता को हमने मिटा दिया। तो अभी जो हमने कहा था आपको कि इतिहास सिर्फ अतीत का व्याख्या नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इतिहास अतीत का वर्तमान वर्णन। तो वर्तमान वर्णन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो सिक्के का वर्तमान वैल्यू गिर रहा है, तो हमें इतिहास में जाकर अनुसंधान करना पड़ेगा कि आखिर कौन से तरीके अपनाए गए थे जिसकी वजह से हमारा रुपया जो था आज़ादी के समय $1 के बराबर था। यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था हालांकि गुलाम था, 200 साल की गुलामी से आजाद हुआ था, लेकिन इतना मजबूत मुद्रा नीति उसकी थी शेरशाह की, और इतना वैज्ञानिक थी कि दुश्मन भी उसको नहीं तोड़ पाया, और वो जो है आज़ादी के समय तक पाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, जो कोई नहीं सिर्फ रटंत विद्या के मामले से आधार पर लोग बताते हैं। अब जो न्यूमिस्मेटिक्स के जानकार हैं, जो सरकार के मुद्रा शास्त्री हैं,
उनका जवाबदेही बनता है कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इतिहास के इस क्षेत्र से का भी अध्ययन कर करके मुद्रा नीति अपनाए तो ज्यादा फायदा होगा। सिर्फ धातु विज्ञान का अध्ययन, मेटलर्जी का अध्ययन करके मुद्रा जारी करने से फायदा नहीं होगा, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी मुद्रा के मूल्यों में जो उतार चढ़ाव हुआ है विभिन्न कालों में, उसको भी देखनी है। यही चीज उसने क्या किया, तो तांबे में क्या बढ़ता, जीतल, तो शुद्धता लाई, क्या कर दिया उसका दाम, दामहीक से नीचे दमड़ी था, तमड़ी था, अन्ना था, बीक था, पाई था। कितनी खूबसूरत बात। ये इसी काल की देन है अभिषेक। रुपया तो छोड़ दीजिए, उस पर कोई हाथ ही नहीं लगा रहा था। जीतल जिसको अब दाम कहा गया, वो इतना वैल्यूएबल हो गया कि उसकी न्यूनतम इकाई इतनी सारी बनानी पड़ी। अब बाजार में जो रुपया था वो तो बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा सामान खरीद रहे थे, अर्थव्यवस्था इतनी उत्कृष्ट हो गई। नीचे के लोग जो पहले जीतल यानी दाम पर काम करते थे, अब सस्ती चीजें इतनी हो गई कि अब न्यूनतम मुद्रा की इकाई का इस्तेमाल होने लगा। आप 1 रुपया 2 रुपया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका कोई कुछ मिलेगा ही नहीं। और 50 पैसा 25 पैसा तो गवर्नमेंट ही ने बंद कर दिया। 5 रुपया भी आपको अब अछूत लगने लगा है। 10 रुपए का सिक्का आप 1 रुपए के समान मानने लगे हैं। तो ये सारी मुद्रा नीति इस बात को इंगित कर रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही। मुद्रा की न्यूनतम इकाई अगर ज्यादा प्रचलित होगी तब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुद्रा की उच्चतम इकाई जितना बढ़ता चला जाएगा तो मुद्रा का एकत्रीकरण एक हाथों में होगा। ये इतिहास बताता है। बात आपको समझ में आ रही है कुछ? तो इतिहास कोई निर्जीव चीज नहीं, एक सजीवता उसमें। और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा तभी जो है आपको इतिहास समझ में आए। तो मित्रों, हमने आज के क्लास में जो एक सफर शुरू किया था मध्यकालीन मुद्रा, उसका आधा भाग हमने खत्म कर दिया। अब अगले क्लास में हम लोग मुगल कालीन मुद्रा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।